दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सबों को 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र को पढ़ाने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं और वे 2022 की बोर्ड की परीक्षा या जेई नीट और एयरफोर्स एनडीए जिस भी बोर्ड की परीक्षा या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें भी 12वीं क्लास सिलेबस रहता है वे इस वीडियो से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था जो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हूँ इस क्लास को। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तब इस वीडियो को देखिए। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का परिणाम बता दिया था। अब हम इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपका इसका जरूरत पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में होता है। अगर अगर इसे आप ग्राम में बदलना चाहते हैं तो 10 के पावर 3 से गुना कर सकते हैं क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम अगर 10 के पावर में कन्वर्ट करिएगा तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो आपका अगर ग्राम में अगर यूज करना होगा तो 9 गुने 10 के पावर, उसके बाद -31 गुने 10 के पावर 3 करिएगा तो यहाँ पर पावर जब ऐड होगा तो -31 में +3 ऐड होगा तो -का पावर 27 आ जाएगा। तो ये ग्राम में निकल कर आ जाएगा। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। इसे भी आप ग्राम में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा है प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश। तो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश वैसे ही निकलता है जैसे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश और बटा इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता था, वैसे ही इसमें भी होगा प्रोटॉन का आवेश बटा प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻19 का कूलम है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1.6 और 1.67 का डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 10 के पावर -19 है और 10 के पावर -27 है। तो पावर जब ऊपर की तरफ जाकर सब्सट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा। देखिए माइनस ऊपर की पावर है 10 के पावर -19 और नीचे में है -27। तो जब माइनस ऊपर पावर जाता है तो घटता है। अब पहले से -27 है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -19 प्लस 27। तो कितना बच जाएगा आपका तो 7 बच जाएगा। तो आपका निकल कर आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। तो यही प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किसी वस्तु के आवेशित होने की जांच के लिए किया जाता है। यह एक युक्ति है जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु को जांचने के लिए एवं आवेश का प्रकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विभवांतर मापने में भी किया जा सकता है। जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है ना, इसका उपयोग मतलब कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं और कौन सा आवेश उस पर है, प्लस आवेश या माइनस मतलब धन आवेश या ऋण आवेश, इसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग एक और होता है, विभवांतर मापने में भी इसका उपयोग होता है। तो इसका हम उपयोग जान लिए। अब इसका हम बनावट देखेंगे। तो बनावट में इसका है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में कांच का एक बोतल या कांच का एक जार होता है जिसके मुंह वाले सिरे से धातु के एक छड़ को बर्तन के भीतर रखा जाता है। मतलब स्वर्ण पत्र में कांच का एक बोतल होता है और कांच का एक जार होता है जिसके मुंह वाले सिरे से धातु का एक छड़ बर्तन के भीतर रखा जाता है। उस बर्तन के भीतर एक छड़ रखा जाता है और धातु के इस छड़ के बर्तन के भीतर वाले सिरे से सोने की 2 पतली तौलियां जोड़ी जाती है। तो इस वीडियो को आप आगे की तरफ देखते रहिए। इसमें मैं आपको फोटो भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे फोटो बनेगा इसका। तो इस छड़ के दूसरे सिरे से धातु के एक चकती को जोड़ा जाता है, बर्तन को निर्वातित करते रहते हैं तथा रबर से उसके मुंह को बंद कर देते हैं। तो इसको आप समझिए
कि यहाँ पर एक बोतल है यहाँ पर, इसमें एक छड़ यहाँ पर ई हो गया, धातु का छड़ हो गया। देखिए यहाँ पर ये धातु की चकती है, यहाँ पर धातु की चकती जोड़ा गया है। ये बोतल हो गया रबर, इसमें यहाँ पर छड़ रखा गया है। यहाँ पर एक स्वर्ण पत्र लगा रहता है, इस पर स्वर्ण पत्र। अब जब हम आवेशित वस्तु के स्वर्ण संपर्क में लाएंगे ना, मान लीजिए यह कोई आवेशित वस्तु है, ये इसका देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो आवेशित वस्तु है उसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए ये आवेशित वस्तु है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, हमें जांचना है कि यह वस्तु आवेशित है कि नहीं, और कैसा आवेशित है, धन आवेशित या ऋण आवेशित। तो जो यह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी वाला सिस्टम है पूरा, हम इसको इसके पास लेकर आएंगे इसको। तो इसमें क्या होगा कि जब यह संपर्क में आएगा ना, तो यहाँ से जब इस धातु की चकती के संपर्क में आएगा, तो यहाँ से आवेश होकर छड़ से होते हुए आवेश स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पर आ जाएगा। अगर स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पर आ जाएगा आवेश, तो हम समझ लें कि हाँ यह वस्तु आवेशित है। तो निर्वातित करते हैं, रबर से उसका मुंह को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर आगे की तरफ देखिए क्या बोल रहा है। जब आवेशित वस्तु को धातु के चकती के संपर्क में लाया जाता है, तो आवेशित वस्तु से आवेश धातु के चकती पर जाते हैं, जो धातु के छड़ से होते हुए सोने की पत्तियों पर पहुंच जाता है। मैंने बताया था कि जब आवेशित वस्तु चकती के संपर्क में आता है, चकती से होते हुए छड़ से होते हुए स्वर्ण पथ विद्युतदर्शी पर आवेश आ जाता है। जब एक ही प्रकृति के आवेश सोने की पत्तियों पर पहुंचते हैं, तो सोने की पत्तियां प्रतिकर्षित होकर फैलती है। जब एक ही प्रकार की आवेश पहुंचेगा तो फैलेगा, क्योंकि दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो प्रतिकर्षित करते हैं। सोने के पत्तियों का फैलना इस बात को दर्शाता है कि जिस वस्तु को धातु का चकती है के संपर्क में लाया गया है वह आवेशित है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वस्तु आवेशित है। तो ये इसी से आवेशित वस्तु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चालक, कंडक्टर। वैसे पदार्थ जो आसानी से अपने से आवेश को बहने देता है, मतलब जो चालक पदार्थ है उनसे होकर आवेशों का प्रवाह होता है, या जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जो चालक पदार्थ होते हैं वो आवेशित वस्तु के संपर्क में आते हैं ना, तो उनसे होकर आवेशों को प्रवाह होने लगता है, इसीलिए उनको करंट या बिजली के झटका लगता है। जैसे कि हम मनुष्य क्या है, तो एक चालक है, और जब हम बिजली के तार के संपर्क में आते हैं तो हमसे क्या होता है, तो हमसे आवेश का प्रवाह होने लगता है। एक तो आवेश का प्रवाह किसी ओर से किसी ओर होता है, तो आवेश तो हम मान लीजिए कि हाथ में के संपर्क में है, तो हाथ से आवेश होते हुए हमारे शरीर से होते हुए और वो कहाँ जाने लगता है, तो धरती की ओर। अगर आवेश आया है तो उसको जाने का भी रास्ता चाहिए, तो अगर जाने का रास्ता मिल जाएगा तो वही चालक वस्तु हो जाएगा, मतलब उसको करंट लगेगा। अगर जाने का रास्ता नहीं होगा तो वह हो जाएगा कुचालक। या चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मान लीजिए आवेशों के प्रवाह के दौर को ही क्या कहते हैं, तो आवेशों के प्रवाह के दौर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ही, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पाया जाता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि चालक पदार्थ वे हैं जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वही चालक है। चालकों के उदाहरण, चालकों के कौन कौन से उदाहरण है, तो धातुएं चालक होती है, क्योंकि सभी धातुएं चालक इसलिए होती हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके बाहरी कक्षा में, इसीलिए वे चालक होते हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक है या सर्वोत्तम चालक है। अगर आप सर्वोत्तम चालक मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा चालकता के गुण होता है, उसमें प्रतिरोध नगण्य होता है, वो कौन सा पदार्थ है, तो चांदी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मानव शरीर, मानव शरीर भी चालक होता है। पृथ्वी हो गया मतलब मिट्टी, अशुद्ध जल, जो शुद्ध जल है वो तो कुचालक है, लेकिन अशुद्ध जल चालक होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, ऐसे कर करके बहुत सारे अम्ल, क्षार तथा लवण के जलीय घोल चालक होते हैं, वे सभी। उसके बाद जीवित पेड़ पौधे तथा जंतु भी चालक होते हैं, तो यह सभी चालक होते हैं। अब धातु चालक होते हैं क्यों, हमारा अगर क्यों धातु चालक होता है तो वह क्यों होता है, तो चूंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं,
धातु में क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए धातु चालक होते हैं। किसी धातु के परमाणुओं के आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिकों से कमजोर बंधे होते हैं। देखिए इसको समझिए, मान लीजिए यह हमारा कोई पदार्थ है, यहाँ पर प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन पर क्या है, तो धन आवेश है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहरी कक्षा में है। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 कक्षा है, अब सबसे 5वां कक्षा में यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है, 5वां कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो सबसे बाहर कक्षा में है, 5वां कक्षा में, यहाँ 5वां कक्षा में, तो यह जो इलेक्ट्रॉन होगा, यह इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर जो प्रोटॉन पर प्लस आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, तो इन दोनों के बीच एक आकर्षण बन लगता है, जिसके कारण ये आपस में बंधे रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस पर इससे ज्यादा पावर का कोई बाह्य बल लगा दें, तो यह इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ देगा, क्योंकि यह तो बहुत प्रोटॉन से, यहाँ से नाभिक से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। अगर कोई ज़्यादा पावर का यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, यह इसको छोड़ देगा, नाभिक से छूट जाएगा, और नाभिक से जब ये छूट जाएगा तो इधर गति करने लगेगा, और जब गति करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। तो यही, इसीलिए विद्युतीय क्या होते हैं, चालक होते हैं सभी धातुएं। अब यहाँ पर देखिए नाभिकों को सब कमजोर बंधे रहते हैं, जो थोड़ा ऊर्जा प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, मतलब थोड़ा सा भी उन्हें ऊर्जा दे दिया जाए या एक्सटर्नल बल से दे दिया जाए, तो वह स्वतंत्र हो जाते हैं, तथा ये स्वतंत्र होकर धातु में गति करने लगते हैं, गति करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसलिए इन्हें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण ही धातुएं चालक होती है, या धातु मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही चालक होती है। तो इनका जो मेजर चालकता का गुण होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। इस वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है। अब यहाँ पर देखिए विद्युतरोधी या कुचालक, इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर किसे कहते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं चालकता वैसे पता, जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं, और जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह नहीं होगा वो क्या होगा, तो विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कि वैसे पदार्थ है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तथा जिनमें इलेक्ट्रॉन उन लोग का प्रवाह नहीं होता है, या इसका दूसरा डिफिनीशन हो सकता है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा सूखा लकड़ी हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, रबर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अम्बर हो जाएगा, एबोनाइट हो जाएगा, शुद्ध जल हो जाएगा, नाइलॉन हो जाएगा, मोम हो जाएगा। इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है, विद्युत रोधी पदार्थ वे है जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, या जो आवेश को आसानी से बहने नहीं देता है। उसके बाद यहाँ पर है आवेश को लिखने के लिए संकेत, तो मतलब हम आवेश को लिखेंगे तो उसके कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु के कुल आवेश या किसी वस्तु के आवेश को लिखने के लिए संकेत कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू का उपयोग करते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी क्यू का आप प्रयोग कर आवेश को दर्शा सकते हैं। तो यह तो था हमारा आवेशों के बारे में कि कौन से वस्तु कैसे आवेशित होता है, उस पर कौन चालक है कौन कुचालक है। अब हम पढ़ेंगे कि वस्तु का आवेशन, मतलब हम वस्तुओं को कैसे आवेशित कर सकते हैं, अगर वह पहले से आवेशित नहीं है तो हम उसे कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो इस वस्तुओं को आवेशित करने के लिए 3 विधियों से आवेशित हो सकता है। तो वस्तुओं को आवेशित करने की 3 विधियाँ कौन कौन सी है, तो घर्षण विद्युतिकी द्वारा आवेशन फर्स्ट है, सेकेंड नंबर है प्रेरणा द्वारा आवेशन, मतलब हम प्रेरणा द्वारा उसे आवेशित कर सकते हैं, इसका हो गया चार्जिंग बाई इंडक्शन। थर्ड नंबर है चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन या चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर 3 विधियाँ हैं आवेशित करने के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा राइटिंग के लिए आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा, यह बहुत पहले लिखा हुआ है और इसलिए थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है आप सबों को, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए।